Hi everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग. My name is CS पायल पोपली and हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक. इसमें हमने चैप्टर 1 ऑलरेडी फिनिश कर लिया है. जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है फट से जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है. अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. इसकी फर्स्ट वीडियो में हमने प्रिंसिपल वर्ड का मतलब समझा. सेकेंड वीडियो में हमने इसका नेचर देखा. अब हम बात करेंगे इसके सिग्निफिकेंस के बारे में कि ये जो इतने सारे प्रिंसिपल्स आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं, फ्योल सर के, टेलर सर के, इन सब का इम्पॉर्टेंस क्या है, मतलब क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ये एग्जिस्टेंस में आए और क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं. तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं. इट सेज providing managers with useful insights into the reality, optimum utilization of resources and effective administration, scientific decisions, meeting changing environment requirements, fulfilling social responsibility, management training, education and research. अब हम हर एक पॉइंट को एक एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, स्टार्टिंग विद दिस प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी. चलिए इमेजिन करिए एक छोटा सा बेबी, ठीक है. अब ये छोटे से बेबी ने कभी लाइफ में मेला नहीं देखा, फेयर नहीं देखा, और आप इसे मेले के बारे में बताने से पहले ही डायरेक्टली मेले में उठा के ले गए. मतलब वो पूरा तामझाम वाला एरिया जो होता है जहाँ पे इतना शोर होता है, इतने सारे लोग होते हैं, खिलौने होते हैं, स्टॉल्स होते हैं, झूले होते हैं, आप बच्चे को बिना उस चीज़ के बारे में पहले बताए हुए डायरेक्टली वहाँ पे ले गए. वो बच्चा एकदम से कैसे हो जाएगा? सहम जाएगा. उसको लगेगा मैं ये कहाँ आ गया. हाँ, हो सकता है एकदम से एक्साइटेड भी हो जाए और उसे पता ना चले कि अपने आप को होल्ड कैसे करना है, अपने आप को कैरी कैसे करना है. कुछ भी हो सकता है, राइट? क्यों? क्योंकि उसने मेले को कभी देखा ही नहीं था, उसके बारे में पहले कभी सुना ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था वहाँ पे होता क्या है क्या नहीं. तो ऐसे में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे बच्चे से कि भाई वो मेले में कैसे अपने आप को कंडक्ट करेगा. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है. ऐसा बोला जाता है कि मैनेजर्स जिन्होंने अपनी मैनेजमेंट वाली जर्नी में बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें वो हो सकता है इन फ्यूचर देखें, उन सब चीज़ों के बारे में प्रिंसिपल्स इन्हें पहले ही प्रिपेयर कर देते हैं. ऐसे मानिए कि इस बच्चे को अगर हम पहले ही YouTube पे वीडियो दिखा देते कि देखो बेटा मेला ऐसा होता है, मेले में ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, मेले में इतना क्राउड रहता है, इतने तामझाम रहते हैं, तो वो बच्चा शायद एकदम से बहुत ज़्यादा सहमता नहीं जब वो मेले में जाता, राइट? तो बिल्कुल वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पहले ही मैनेजर्स को पढ़ा दिए जाते हैं ताकि उन्हें पता हो कि अगर लाइफ में अपनी मैनेजमेंट जर्नी में वो कोई ऐसी सिचुएशन फेस करेंगे जहाँ पे उनको नहीं पता क्या करना चाहिए, तो ये प्रिंसिपल्स उनकी मदद करेंगे. तो ये प्रिंसिपल्स बेसिकली उन्हें रियलिटी के इंसाइट्स देते हैं कि भैया देखो ऐसी भी सिचुएशन तुम्हारे सामने आ सकती है, ऐसी सिचुएशन को भी हो सकता है तुम्हें क्या करना पड़े, ओवरकम करना पड़े. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स उसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इनकी मदद करते हैं. तो इट सेज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड द मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू द रियल वर्ल्ड सिचुएशन. रियल वर्ल्ड सिचुएशंस के बारे में उनको यूजफुल इंसाइट्स देते हैं. Adherence to these principles will add to their knowledge, ability and understanding of managerial situations and circumstances. अगर इन principles को हम पूरे तरह से फॉलो करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज लेवल बढ़ाती है, हमारी एबिलिटी बढ़ाती है और हमारी मैनेजरियल सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने की जो पावर होती है उसको भी बढ़ाती है. It will also enable managers to learn from past mistakes and conserve time by solving recurring problems quickly. ये मैनेजर्स की मदद करती है पुरानी मिस्टेक से सीखने में, आगे जो दोबारा से वही सेम प्रॉब्लम रीअकर हो सकते हैं उसको कैसे क्विकली सॉल्व किया जा सके बिना टाइम वेस्ट करे. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के बेसिकली एक हिस्ट्री बुक की तरह हैं. हिस्ट्री बुक में जैसे हम देखते हैं ना कि पास्ट में हमने क्या क्या चीज़ें देखी और उनको कैसे कैसे डील किया, ताकि आज अगर सेम सिचुएशन आती है तो हम उसी प्रकार से उसे डील कर सकें, राइट? तो बस वही चीज़ है कि ये सारी चीज़ें हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स सिखाते हैं, बताते हैं. चलिए सेकंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. अच्छा, अब इसके लिए ना मेरे को मेरी आर्ट क्लासेस याद आ रही हैं.
मेरे ना आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस रहती थी, तो वहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे आते थे जिनका जो पेंट होता था ना वो सूख जाता था आफ्टर अ सर्टेन टाइम। आपको पता ही होगा, पेंट को बहुत टाइम तक इस्तेमाल नहीं करे तो वो सूख जाता है। तो वो बच्चे पता है क्या करते थे, उठा के पूरी की पूरी बॉटल फेंक देते थे और फिर वो न्यू बॉटल्स खरीद के लाते थे। मतलब ये जो बॉटल्स इन्होंने फेंकी हैं ये तो किसी काम की नहीं रही, यहाँ तो इन्होंने अपने पैसे वेस्ट कर दिए, है ना। तो वहाँ पे ना मेरी आर्ट टीचर ने एक दिन एक बच्चे को ऐसा करते हुए देखा, तो उसने हमें सिखाया कि जब भी आपकी पेंट सूख जाती हैं तो उसमें हल्का सा गर्म पानी डाल लिया कीजिए, उससे वो नॉर्मल हो जाती है एंड देन यू कैन यूज़ इट। मैंने फटाफट ये चीज़ सीखी उनसे। मैंने बोला मैं ये गलती नहीं करूँगी जो दूसरे लोगों ने की है, और जो टीचर ने सिखाया फटाफट सीख के मैंने क्या किया, अपने सारे के सारे पेंट्स को बचा लिया जो मेरे एक्चुअली फिक जाते अगर मुझे ये टोटका नहीं पता चलता। अब बचपन में आपने भी सुना होगा ना, पेरेंट्स बोलते हैं दूसरों की गलतियों से सीखो। तो यहाँ पे मेरे जो फ्रेंड्स गलतियाँ कर रहे थे, मैंने उनकी गलतियों से सीखा और अपने खुद के असेट्स क्या किए, अपने खुद के रिसोर्सेज क्या किए, बचा लिए। सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में ये यही बोलते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ना बेसिकली जो पुराने ज़माने में मैनेजर्स हुए हैं उन्होंने लाइफ में जो जो मिस्टेक्स की हैं, उन मिस्टेक्स से जो उन्होंने सीखा है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो अब ज़रूरी है हम दोबारा से वो मिस्टेक्स करें जो वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी कर चुके हैं? क्या हम डायरेक्टली ये चीज़ें सीख नहीं सकते उससे? और सीखने के बाद क्या हम अपने रिसोर्सेज बचा नहीं सकते? भाई अगर मुझे पता चल गया कि ऐसी सिचुएशन होती है, उसमें ऐसे ऐसे मेरा नुकसान हो सकता है, मेरे रिसोर्सेज खराब हो सकते हैं, वेस्ट हो सकते हैं, तो मैं उस सिचुएशन को पहले ही सीख लूँगी तो मैं अपने रिसोर्सेज को बचा पाऊँगी। सो ये यहाँ पे बोलते हैं रिसोर्सेज बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल अवेलेबल विद द कंपनी आर लिमिटेड। हम सबको पता है कि कंपनी के पास जो रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो ह्यूमन के फॉर्म में हो चाहे वो मटेरियल की फॉर्म में हो, सब के सब बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो उनको ऑप्टिमम यूज़ में डालना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। भाई देखो, तुम पहले ही वो बोलते हैं ना, कंगाली में आटा गीला करना, पहले ही तुम्हारे पास रिसोर्सेज कम है, अब ऊपर से तुम उसको बचाने के बारे में भी ना सोचो तो ये तो बहुत बड़ी नासमझी हो जाएगी तुम्हारी। By optimum use, we mean that the resources should be put to use in such a manner that they should be give maximum benefit with minimum cost. Optimum utilization का क्या मतलब होता है? Optimum utilization का मतलब होता है कि चीज़ों को इस प्रकार से यूज़ करना कि वो मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आपको बेनिफिट दे दें। मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट दे दें, उसे हम बोलते हैं क्या? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। Principles equip the managers to foresee the cause and effect relationship of their decisions and action. So ये principles basically managers को equip करते हैं, ऐसा लायक बनाते हैं कि वो resources को अच्छे से इस्तेमाल कर लें और wastage ना करवाएं। Then आता है scientific decisions। ये बोलते हैं कि ये जो management principles है ना, ये किसी ने बस ऐसे ही भावुक हो के बना नहीं दिए कि भैया एक दिन मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी तो मैंने एक पेन पेपर लिया और मैंने लिख डाले इतने सारे प्रिंसिपल्स। नहीं, ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स साइंस पे बेस्ड हैं, लॉजिक्स पे बेस्ड हैं, फैक्ट्स पे बेस्ड हैं, इनका प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, तभी ये एग्जिस्टेंस में आए हैं। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों ने अपने टाइम पे बैठ के देखिए, सिनेरियोज एक्सपेरिमेंट कर करके देखे, उनसे सीखा और सीखने के बाद मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एग्जिस्टेंस में लाए। सो जो भी इंसान मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अपनी मैनेजरल सिचुएशंस में अप्लाई करता है, वो इंसान साइंटिफिक डिसीजंस ले रहा होता है, वो इंसान थॉटफुल डिसीजंस ले रहा होता है, वो इंसान बस ऐसे ही नहीं चल रहा होता कि भैया बोला है तो भैया बोल दिया है, एक्सपीरियंस से कर लिया तो सीख लिया। नहीं, प्रॉपर कैलकुलेटिव तरीके से उसने डिसीजंस लिए हैं, प्रॉपर मेजरमेंट्स करके इवैल्यूएट करके उन्होंने डिसीजंस लिए हैं। It says management principles help in thoughtful decision making. They emphasize logic rather than blind faith. ये logic के पीछे ज़्यादा जाते हैं rather than blind faith कि अंधा विश्वास कर लो ऐसे नहीं, ये logics पे ज़्यादा focus करते हैं। Management decisions taken on the basis of principles are free from bias and prejudice. They are based on objective
असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। ये किसी बायसनेस के बेसिस पे नहीं है कि मुझे ऐसी सिचुएशन में ऐसा करना पसंद आया तो मैंने कर लिया, नहीं, इन्होंने प्रॉपर असेसमेंट की सिचुएशन की, चीज़ों को सीखा एंड देन उसके बाद इम्प्लीमेंट करके प्रिंसिपल्स को एग्जिस्टेंस में लाए। नेक्स्ट है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। देखिए, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बदलते समय के साथ अपने अंदर बदलाव लाना, राइट? पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को बदल नहीं पाती है बदलते समय के साथ, वो ऑर्गेनाइजेशन पिछड़ जाती है, पीछे रह जाती है और उसके कंपेटिटर्स आगे बढ़ जाते हैं। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की मदद करते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ चेंज लाने में। ये क्या करते हैं, ये मैनेजर्स को इक्विप करते हैं, मदद करते हैं, तैयार करते हैं कि वो बदलते समय के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव ला सकें। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए पहले क्या होता था, ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी छोटी रहती थी, तो वहाँ पे ना सेंट्रलाइजेशन चल जाता था। सेंट्रलाइजेशन बोले तो सारी पावर्स कुछ फ्यू हैंड्स में ही एक्यूमुलेटेड रहना, उन्हीं के पास सीमित रहना। लेकिन अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस बड़े हो गए हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस बड़े हो गए हैं तो ज़रूरी है कि पावर मेकिंग भी तो क्या हो, शेयर हो लोगों द्वारा। तो डिसेंट्रलाइजेशन लाना ज़रूरी है। तो डिसेंट्रलाइजेशन लाना ज़रूरी है, ये हमें किसने सिखाया? मैनेजमेंट ने ही तो सिखाया। बदलते समय के साथ जब एनवायरनमेंट में इतने बदलाव चल रहे हैं तो वहाँ पे हमें बदलने के लिए किसने इक्विप किया? प्रिंसिपल्स ने इक्विप किया। नेक्स्ट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई, आज की डेट में हम सब जानते हैं कि हमारी पब्लिक कितनी सतर्क हो गई है, कितनी जागरूक हो गई है, राइट? हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटी बिजनेस को बहुत कुछ देती है, तो बदले में पब्लिक का कहना है कि सोसाइटी को भी तो बिजनेस से कुछ मिलना चाहिए। बिजनेस का भी फर्ज बनता है कि सोसाइटी को कुछ ना कुछ तो रिटर्न में दे। और अब तो क्योंकि पब्लिक इतनी अवेयर है तो वो अपनी तरफ से मेक श्योर करती है कि वो बिजनेस फर्म्स को याद दिलाए सोसाइटी की तरफ उनकी ऑब्लिगेशन को। सो बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की या मैनेजर्स की इस चीज़ में भी मदद करते हैं। वो इसके लिए भी उन्हें प्रिपेयर्ड रखते हैं कि भाई देखो, ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये भी तुम्हारी सरदर्दी है जो तुम्हें आगे चल के निभानी पड़ेगी। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बी इक्विप्ड फॉर दैट, और आगे चल के ये पर्टिकुलर चीज़ तुम्हें करनी है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। देखिए, अब फर्स्ट चैप्टर याद करिए। फर्स्ट चैप्टर में जब मैं आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा रही थी, आर्ट, साइंस और प्रोफेशन से उसे कंपेयर कर रही थी, तो एक कॉमन पॉइंट था हर जगह, फुल बॉडी ऑफ नॉलेज या एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पढ़ा था, जिसमें मैनेजमेंट के बारे में बोला गया था। इसमें बेसिकली एक प्रॉपर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज छुपी हुई है, एक प्रॉपर थियोरी छुपी हुई है, राइट? तो मैनेजमेंट जो भी पढ़ रहा होता है उसे इसकी थियोरी पढ़नी पड़ती है। जैसे बीबीए कोर्स हो गया, एमबीए कोर्स हो गया, इसमें मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, राइट? तो मैनेजमेंट की जब पढ़ाई होती है तो थियोरी के बारे में बात करते होंगे। तो इस थियोरी में क्या आता है? इस थियोरी में भी प्रिंसिपल्स ही आते हैं। ये जो फुल बॉडी ऑफ नॉलेज है ना, नॉलेज किस चीज़ के बारे में है? ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में है। So it says principles of management are at the core of management theory. As such, these are used as basis of management training, education and research. Management की ट्रेनिंग के बारे में बात करो, उसकी एजुकेशन के बारे में बात करो या उसकी रिसर्च के बारे में बात करो, मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स तो पढ़ाए ही पढ़ाए जाते हैं। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से ही मिलके उसकी थियोरी बनती है, जो कि अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। सो यहाँ कंप्लीट होते हैं हमारे सारे सिग्निफिकेंस के पॉइंट्स। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। एंड अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक का बटन दबा दीजिए। पूरा सिलेबस बिजनेस स्टडीज़ का मैं यहाँ पे कवर करवाने वाली हूँ, तो चैनल को फटाफट शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।